प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक ध्रुवस्विमिनी का सार। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसमें नाटककार ने गुप्तयुगीन प्रमुख घटना पर प्रकाश डालते हुए अधिकारों की समस्या को उठाया है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र रामगुप्त के कायर, अयोग्य, विलासी और निर्लज्ज होने के कारण अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सम्राट समुद्रगुप्त की विजयात्रा के समय ध्रुवस्वामिनी के पिता ने अपनी पुत्री ध्रुवस्वामिनी को गुप्तकुल की वधू बनाने के लिए समर्पित किया था। उस समय चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनना निश्चित था, इसलिए ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी ने बड़े पुत्र के अधिकार की दुहाई देकर तथा छलकपट द्वारा रामगुप्त को उत्तराधिकारी बनाकर उसे सिंहासन पर बिठा दिया। ऐसी स्थिति में ध्रुवस्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा दिया गया। किंतु रामगुप्त की कायरता, अयोग्यता एवं छलकपट के कारण ध्रुवस्वामिनी उससे घृणा करती थी। इस नाटक के 3 अंक हैं तथा पात्रों की संख्या सीमित है। निम्न से इस नाटक का सार प्रस्तुत है। प्रथम अंक। इस अंक का आरंभ पर्वतमाला के समीप गिरिपथ पर स्थित रामगुप्त के युद्ध शिविर में ध्रुवस्वामिनी के प्रवेश से होता है। ध्रुवस्वामिनी के पीछे एक लंबी एवं कुरूप दासी खड्ग लिए चल रही है। ध्रुवस्वामिनी उससे मंदाकिनी के विषय में पूछती है, परंतु दासी के उत्तर न देने पर वह नाराज हो जाती है। अपने चारों ओर कुबड़े, बौने, हिजड़ों एवं गूंगे व्यक्तियों का समूह देखकर वह अत्यंत बेचैन हो उठती है। रामगुप्त के साथ अपने विवाह को वह अभिशाप समझने लगती है। इस वातावरण से ऊबकर वह झरने के किनारे जा बैठती है। उसके पास ही खड्गधारिणी दासी भी बैठ जाती है तथा वह उसे बता देती है कि वह गूंगी नहीं है, अपितु वह मूक गूंगी बनने का अभिनय कर रही हैं। वह ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त का स्मरण कराती है और राजा रामगुप्त से कहकर उसका उपकार करवाने को कहती है। ध्रुवस्वामिनी दासी को निःसंकोच कह देती है कि आज तक राजा रामगुप्त से उसका कोई वार्तालाप तक नहीं हुआ। राजा तो सदा विलासियों के साथ मदिरा में लीन रहता है, भला वह किसी के क्या काम आ सकता है। दासी यह भी बता देती है कि चंद्रगुप्त ने पिता द्वारा दिए गए सभी अधिकार भी छोड़ दिए हैं। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की तुलना में लीन हो जाती है। उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षण है। इसका संकेत दासी को भी मिल जाता है। रामगुप्त भी यही जानना चाहता है कि क्या उसके हृदय में अब भी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है। ध्रुवस्वामिनी दासी को बताती है कि चंद्रगुप्त को कोई ऐसा साहसिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसके प्राण संकट में पड़ जाएं। रामगुप्त की अयोग्यता और विलासिता के कारण अवसर पाकर शकराज रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है। यह सूचना पाकर भी कायर एवं निर्लज्ज रामगुप्त अपनी विलासिता में डूबा रहता है। उसकी कायरता को भांपकर शकराज युद्ध की संधि के लिए 2 शर्तें भेजता है, अपने लिए ध्रुवस्वामिनी और अपने सरदारों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां। अयोग्य, कायर और क्लीव रामगुप्त इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है। वह इससे एक ही वार से बाहर के शत्रु शकराज और भीतर के शत्रु ध्रुवस्वामिनी एवं चंद्रगुप्त से छुटकारा पा लेना चाहता था। वह अपने महामंत्री शिखर स्वामी को साथ लेकर अपने इस निर्णय को ध्रुवस्वामिनी को सुनाने उसके पास पहुंच जाता है। ध्रुवस्वामिनी उसके इस निर्णय से अत्यंत क्षुब्ध हो उठती है तथा उससे पूछती है, क्या गुप्त साम्राज्य स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है। ध्रुवस्वामिनी उससे पूछती है कि विवाह के समय अग्निदेव के सामने सुख दुख में साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों की थी। किंतु कायर एवं स्वार्थी रामगुप्त अपने पति होने के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता।
वह कहता है कि विवाह के समय वह मदिरा में बेसुध था तथा उसने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। शिखर स्वामी ने भी रामगुप्त के कथन का समर्थन करते हुए कह दिया कि राजनीति के सिद्धांतानुसार सब कुछ देकर भी राष्ट्र की रक्षा की जानी चाहिए। किंतु ध्रुवस्वामिनी दोनों को फटकारती है कि जो व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता उसको यह भी अधिकार नहीं कि वह उसे किसी को उपहार रूप में दे। शिखर स्वामी के चले जाने के पश्चात वह रामगुप्त से अपनी सुरक्षा की भीख मांगती है, किंतु रामगुप्त उसकी प्रार्थना को ठुकरा देता है। इससे ध्रुवस्वामिनी को अत्यधिक निराशा होती है। इस पर ध्रुवस्वामिनी क्रोध में भरकर उसे निर्लज्ज, मद्यप, नपुंसक, कायर आदि शब्दों से संबोधित करती है तथा घोषणा करती है कि अभी उसका खून गर्म है, उसे कोई भी उपहार में नहीं दे सकता। वह अपनी रक्षा स्वयं करेगी। वह अपनी कटार निकाल लेती है। रामगुप्त भय से कांपने लगता है। वह समझता है कि वह उसकी हत्या करेगी। ध्रुवस्वामिनी ने कहा कि वह ऐसे कायर एवं क्षुद्र के जीवन का अंत नहीं करेगी। वह तो स्वयं आत्महत्या करना चाहती है। रामगुप्त हत्या हत्या करता हुआ चिल्लाता है, तभी चंद्रगुप्त वहां आ जाता है। ध्रुवस्वामिनी को ऐसा करने से रोकता और कहता है कि उसके रहते वह आत्महत्या नहीं कर सकती। रामगुप्त भी शिखर स्वामी को साथ लेकर पुनः वहां आ जाता है। चंद्रगुप्त उन दोनों की भर्त्सना करता है, परंतु शिखर स्वामी यह कहता है कि किसी तरह राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी विरोध करती है कि जो राजा अपने राष्ट्र और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा कैसी। इस समस्या का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुवस्वामिनी का रूप धारण कर सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। रामगुप्त और शिखरस्वा भी इससे सहमत हो जाते हैं, किंतु ध्रुवस्वामिनी उसे रोकना चाहती है। अंततः चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी और सामंत कुमारों को लेकर शकराज के शिविर की ओर चल पड़ता है। दूसरा अंक। दूसरे अंक का आरंभ शकराज और उसकी भावी पत्नी कोमा के वार्तालाप से होता है। कोमा अपने स्वकथन में अपने भावी पति के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है। पुष्पों को सींचती हुई कोमा रक्तपिपासु तथा युद्धप्रिय व्यक्तियों के संबंध में भी सोचती है। प्राण लेने और देने वाले निष्ठुर व्यक्तियों के जीवन में वह वास्तविकता को नहीं देखती। इसके अतिरिक्त वह प्रेम के अद्भुत संसार के विषय में भी विचार करती है। वह कहती है कि यौवन का सच्चा सुख प्रेम करने तथा आनंद प्राप्त करने में ही है। वह तो प्रेम के सर्वाधिक आनंद में तल्लीन रहना चाहती है। एक गीत गाकर कोमा अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करती है। उसी समय हाथ में तलवार लिए हुए शकराज वहां पहुंचता है। शकराज खिंगल दूत के रामगुप्त के शिविर से न लौटने पर चिंता करने लगता है। रामगुप्त द्वारा संधि प्रस्ताव न माने जाने पर वह रक्त की सरिता बहाने के गंभीर कार्य पर विचार करने लगता है। उसका चित्त और अधिक बेचैन हो जाता है। वह कोमा को बुलाता है। शकराज कोमा के प्रति अनन्य भाव नहीं रखता। वह उसे एकमात्र विलास की सामग्री समझता है। वह अपनी उदासीनता का कारण उन भीषण परिस्थितियों को बतलाता है जिनमें वह फंसा हुआ है। सत्य तो यह है कि वह ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करने के लिए व्यग्र एवं बेचैन है और उसी बेचैनी को दूर करने के लिए वह कोमा से मदिरा का प्याला मांगता है। तभी खिंगल प्रवेश करता है तथा उसे बताता है कि रामगुप्त ने शकराज की सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। यह सुनते ही शकराज फूला नहीं समाता और शीघ्र नृत्य एवं आनंदोत्सव के आयोजन के लिए आदेश देता है। उस क्षण वह जी भरकर मदिरा का पान करता है। परंतु संधि की शर्तों को सुनकर कोमा अत्यंत क्षुब्ध हो उठती है। ज्यों-ज्यों रात्रि बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों शकराज अधीर हो जाता है। तभी खिंगल दुर्ग तोरण में पालकियों के आगमन की सूचना देता है।
खिंगल शकराज को ध्रुवस्वामिनी के प्रस्ताव की सूचना भी देता है कि वह पहले उसे एकांत में मिलना चाहती है, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। शकराज उसकी मर्यादा की बात का मजाक उड़ाता है, परंतु फिर भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। खिंगल के चले जाने के बाद कोमा शकराज से अपने विषय में प्रश्न करती है, परंतु शकराज उस नई रानी के आगमन से इतना खुश है कि कोमा के प्रश्न पर ध्यान नहीं देता। कोमा उसे पुनः कहती है कि तुम आज एक स्त्री को उसके पति से अलग कर रहे हो। यह तुम्हारे गर्व की तृप्ति का कैसा अनर्थ कार्य है। किंतु शकराज इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहकर टालना चाहता है। कोमा उसकी बात पर और क्षुब्ध हो जाती है और कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। उसी समय आचार्य मिहिरदेव का प्रवेश होता है। वह कोमा की मुखाकृति देखकर उसके दुख के कारण को जानना चाहता है। कोमा के संरक्षक एवं पिता मिहिरदेव भी शकराज को चेतावनी देते हैं कि अपनी वाग्दत्ता के साथ अन्याय करने के परिणाम को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शकराज उसकी एक नहीं सुनता। कोमा अपने पिता मिहिरदेव के साथ वहां से चली जाती है। तभी ध्रुवस्वामिनी के आने की सूचना पाकर शकराज उसे एकांत में मिलता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त एवं ध्रुवस्वामिनी अपने आप को ध्रुवस्वामिनी कहते हैं। शकराज एक के स्थान पर दो दो सुंदरियां पाकर चकित हो जाता है। तभी चंद्रगुप्त अपने असली वेश में आकर शकराज को द्वंद्वयुद्ध के लिए ललकारता है। युद्ध में शकराज मारा जाता है तथा चंद्रगुप्त को मामूली घाव आते हैं। बाहर सामंत कुमार युद्ध करते हैं। वे अंदर पहुंचकर चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी को घेरकर ध्रुवस्वामिनी की जय जयकार का नारा लगाते हैं। यहीं दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। तीसरा अंक। शकराज के दुर्ग पर विजय का समाचार सुनकर ध्रुवस्वामिनी से भेंट करने के लिए रामगुप्त के आगमन संबंधी कोलाहल से तीसरा अंक आरंभ होता है। शकराज के दुर्ग के भीतर एक कमरे में ध्रुवस्वामिनी चिंतामग्न बैठी है। बाहर कोलाहल होता है और एक सैनिक आकर सूचित करता है कि विजय का समाचार सुनकर राजा रामगुप्त भी आ गए हैं। वे पूछ रहे हैं कि महादेवी कहाँ है। ध्रुवस्वामिनी आदेश देती है कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आए। मैं इस समय बहुत थक गई हूँ। वह सैनिक से चंद्रगुप्त के घावों के विषय में पूछती है। सैनिक बताता है कि घाव चिंताजनक नहीं हैं और कुमार इस समय विश्राम कर रहे हैं। सैनिक के चले जाने के बाद मंदाकिनी वहां ध्रुवस्वामिनी को बधाई देने के लिए आती है। उसके मुख से महादेवी के स्थान पर भाभी शब्द सुनकर ध्रुवस्वामिनी बहुत खुश होती है। तभी उपद्रवों के शांत होने पर शांतिकर्म के लिए पुरोहित आता है, किंतु ध्रुवस्वामिनी कहती है कि तुम्हारा कर्मकांड और शास्त्र सब कुछ असत्य है। रमणीय स्त्री की बुरी दशा की गई है। तुमने जो मेरा राक्षस विवाह करवाया उसका अंत जनसंहार में हुआ है। शकराज की रक्तरंजित लाश अभी भी देखने को मिल सकती है। किंतु पुरोहित कहता है कि स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास ही तो विवाह कहा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो विवाह विवाह नहीं, खेल है। इस संबंध में वह धर्मशास्त्र के विधान को पुनः देखने की बात कहकर चला जाता है। इसी समय कोमा तथा मिहिरदेव का आगमन होता है। ध्रुवस्वामिनी उनका परिचय पूछती है। कोमा अपना परिचय देती हुई कहती है कि उसने भी प्रेम किया था और इस घोर अपराध का दंड उसे मिल चुका है। वह रानी से शकराज के शव की भीख मांगती है। ध्रुवस्वामिनी कोमा को शकराज का शव देने के लिए सैनिकों को आज्ञा देती है। कोमा शव लेकर चली जाती है। मंदाकिनी कोमा ही हीन दशा पर विचार करती हुई कहती है कि स्त्री सदैव निर्बल तथा अवलंब खोजने वाले हाथों से पुरुष के चरणों को पकड़ती है
और वह सदा नारी को तिरस्कार, घृणा तथा दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी वह पगली नहीं मानती। ध्रुवस्वामिनी इसका कारण स्पष्ट करती हुई कहती है कि स्त्री की नाड़ियों में पराधीनता घुट गई है। बलिदान को वह नारी की भूल मानती है। वह स्वयं भी स्वीकार करती है कि जिस दिन वह अपनी रक्षा के लिए रामगुप्त के चरणों पर गिरी थी, वह उसकी भारी भूल थी। वह रामगुप्त के प्रति घृणा व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं रामगुप्त को देखना भी नहीं चाहती। यह कहकर वह चली जाती है। मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी के हृदय की दशा से परिचित है। वह जानती है कि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। तभी चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। ध्रुवस्वामिनी उसे विश्राम करने के लिए कहती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त को बता देती है कि ध्रुवस्वामिनी के मन में तुम्हारे प्रति अगाध प्रेम है। इस प्रकार वह चंद्रगुप्त के हृदय में भी उसके प्रति प्रेम जागृत कर देती है। आठ ध्रुवस्वामिनी को लेकर चंद्रगुप्त के मन में अंतर्द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। उधर शकराज का शव ले जाते हुए मिहिरदेव और कोमा का रामगुप्त अपने सैनिकों द्वारा वध करवा देता है। सामंत कुमार ध्रुवस्वामिनी को सूचना देता है कि आपकी आज्ञा के बिना रामगुप्त ने ऐसा क्यों किया, जबकि आपकी आज्ञा के बिना उसका दुर्ग में प्रवेश भी वर्जित है। तभी रामगुप्त वहां प्रवेश करके अपने सैनिकों को सामंत कुमारों को बंदी बनाने के लिए कहता है तथा वह चंद्रगुप्त को भी बंदी बना लेता है। ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रतिरोध लेने के लिए प्रेरित करती है। तभी पुरोहित धर्मशास्त्रों का विधान सुनाने आ जाता है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त का विरोध करती है तो सैनिक उसे भी बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी चंद्रगुप्त लौह श्रृंखलाओं को तोड़कर मुक्त हो जाता है। वह अपने अधिकारों की मांग करता है तथा सामंत कुमारों को मुक्त करने के लिए कहता है। वह स्पष्ट कह देता है कि अब वह रामगुप्त की नीचता को सहन नहीं कर सकता। शिखर स्वामी के संकेत पर रामगुप्त बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी अत्यंत चतुराई से कहता है कि हमें इस कलह को मिटाने हेतु परिषद का निर्णय मानना ही उचित होगा। उस परिषद में सामंत कुमार, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि सभी सम्मिलित होते हैं। चंद्रगुप्त शिखर स्वामी पर अनेक आरोप सिद्ध करता है। मंदाकिनी ने ध्रुवस्वामिनी का पक्ष प्रस्तुत किया। अंत में परिषद ने अयोग्य एवं कायर रामगुप्त को राजा के पद के लिए अनुचित घोषित कर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। पुरोहित ने भी धर्मशास्त्र के आधार पर रामगुप्त को ध्रुवस्वामिनी का अयोग्य पति ठहराकर उसे मुक्त कर दिया। रामगुप्त भयभीत तथा सशंकित होकर सबको विद्रोही घोषित करता है। किंतु शिखर स्वामी समय की गति पहचानकर रामगुप्त को कहता है कि परिषद की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त को उसी समय दुर्ग से बाहर जाने की आज्ञा देती है। रामगुप्त इस परिवर्तन से चौंक जाता है। धीरे धीरे पीछे हटता है और एकाएक कटार निकालकर चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, किंतु जब चंद्रगुप्त पीछे घूमता है तो सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा करता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सभी सामंत कुमार और परिषद के सदस्य चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की जय जयकार करते हैं तथा नाटक का समापन हो जाता है। धन्यवाद।